नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ म्यूचुअल फंड शो में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज सिंघल। 2026 की शुरुआत से बाजार बेशक हिचकोले खा रहा हो, लेकिन इक्विटी निवेश में निवेशकों ने धैर्य नहीं खोया है। दिसंबर का एमफी का जो डेटा आया है उसमें एसआईपी निवेश 31,000 करोड़ के पार निकल गया है, यानी कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बाजार बेशक रुला रहा है, लेकिन एसआईपी निवेश नवंबर के मुकाबले 5.25% बढ़ा है। इस भरोसे की क्या है वजह, और बाजार में म्यूचुअल फंड निवेशकों की क्या रणनीति होनी चाहिए, किन थीम्स पर, किन सेक्टर्स पर फोकस करना चाहिए, इन सब पर बात करने के लिए इकिगाई एसेट मैनेजर के फाउंडर और सीईओ पंकज टिब्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज देश के टॉप फंड मैनेजर्स में गिने जाते हैं। मिड कैप्स में खास तौर से इनके पास लंबा अनुभव रहा है। इनकी लीडरशिप में कोटक म्यूचुअल फंड का AUM कई गुना बढ़ा था। अब पंकज इकिगाई एसेट मैनेजर नाम से खुद का PMS चलाते हैं। पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। सबसे पहले तो नव वर्ष की शुभकामनाएं। इस वर्ष की हमारी पहली कॉन्वर्सेशन है। आप बताइए, इस समय आप कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट को देखकर लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पेच फंसा हुआ है पिछले 5-6 दिनों में, खास तौर से जिस तरीके की गिरावट आई है। नमस्कार अनुज जी, अगर आपके और आपके व्यूअर्स को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि 2026 मंगलमय हो सबके लिए। अगर आप मार्केट्स को देखें तो लास्ट ईयर भी जो ब्रेथ था मार्केट का, स्पेशली ब्रॉडर मार्केट, मिड एंड स्मॉल कैप जिसमें कि लार्जर पोर्शन आते हैं, वो काफी खराब था। जस्ट कई थोड़े आंकड़े आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि अगर आप NSE 500 इंडेक्स को देखो, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब आ जाते हैं, वो इंडेक्स अगर आप वेटेड एवरेज बेसिस में देखो तो जो कैपिटल मार्केट हम लोग देखते हैं इंडेक्स को, तो 7% रिटर्न दिखा रहा है। लेकिन अगर इक्वल वेटेड मैं उस इंडेक्स को कर दूं तो उसका रिटर्न -4%। तो कई खाली जो मेगा कैप्स ने इंडेक्स को बचा के रखा, बट लेकिन ब्रॉडर मार्केट में काफी बड़ी गिरावट। और अगर दूसरा डेटा देखूं तो NSE 500 इंडेक्स या मिड कैप इंडेक्स 52 वीक हाई पर है, लेकिन उनके मीडियन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द इंडेक्स अभी भी 20% अवे है फ्रॉम 52 वीक हाई। सो ये 2018-19 से ऐसा समय था जहां नैरो लीडरशिप और कुछ गिने चुने स्टॉक्स ने ही इंडेक्स को संभाला, लेकिन जो ब्रेथ है मार्केट का वो बहुत खराब था और काफी हमने देखा करेक्शन हुआ। एवरेज में हमारा मानना है, लिस्टेड स्पेस को अगर हम पूरे को देखें, करीबन 3,000 प्लस स्टॉक्स को, तो एवरेज डिक्लाइन करीबन 25% की थी लास्ट ईयर। और ये 52 वीक हाई से, और ये काफी बड़ा गिरावट हमने देखा, और पोर्टफोलियोज ने भी अकॉर्डिंगली दिखाया कि बहुत कम लोग ही आपके इंडेक्स को, जो निफ्टी है, उसको बीट कर पाए, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट काफी पेन में था। अब ये है कि 2026 में क्या बदल रहा है जो मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिविटी ला सकता है। तो पहले जो अच्छी चीजें हैं उसके बारे में बात करते हैं, उसके बाद में जो रिस्क है उसके बारे में हम आएंगे। अगर अच्छी चीजों में 3-4 चीज को हम देखें तो पहला है, अगर मैं मुनाफे की ग्रोथ, जिसको अर्निंग ग्रोथ बोलते हैं, इस साल जो 2 महीने में खत्म होने वाला है मार्च 31 को, हमारा अनुभव है कि हमारा अनुमान है कि करीबन 7 से 8% का अर्निंग ग्रोथ होगा निफ्टी के कंपनियों में, और ब्रॉडर मार्केट में भी करीबन हम 10-11% की अर्निंग ग्रोथ देखेंगे NSE 500 में। बट अगर मैं इसको नेक्स्ट ईयर देखता हूँ, FY27 के फिस्कल ईयर को देखता हूँ, तो ये नंबर करीबन 14 से 15% का अर्निंग ग्रोथ दिख रहा है। स्पेशली ऑटोज, बैंक्स और कई सारे अदर सेक्टर्स इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। और अगर मैं इसको मिड एंड स्मॉल कैप के तरीके से देखता हूं, तो लास्ट तिमाही भी हमने देखा था कि मिड स्मॉल काफी अच्छा प्रदर्शन किए, और ये कंटिन्यूएशन होना चाहिए नेक्स्ट 2 तिमाही और FY27 में भी। तो अर्निंग्स ग्रोथ पिकअप जो होगा ब्रॉडर मार्केट और लीडिंग इंडाइसेस के लिए, वो नेक्स्ट ईयर मच बेटर होगा कंपेयर टू करंट फिस्कल ईयर। तो एक वो है कि जब स्टॉक्स स्लेव ऑफ अर्निंग्स होती हैं, जब अर्निंग्स आती है, मोमेंटम आता है, तो वो अपने आप उसमें एडजस्ट करती है। और जस्ट एक आंकड़ा आपके दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगा। सब लोग बोल रहे हैं कि इंडिया का मार्केट एक्सपेंसिव है, महंगा है, विश्व में बाकी सब जगह सस्ते हैं। हो सकता है जो उनकी बात है सही है ऑन अ पी बेसिस, बट अगर मैं ग्रोथ में देखता हूं तो इंडिया टॉप 5 नेशंस इन द वर्ल्ड है जहां अर्निंग ग्रोथ डबल डिजिट में 14-15% हो सकता है नेक्स्ट ईयर। तो ग्रोथ के साथ आपको वैल्यूएशन देखना चाहिए, आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। पहला वो। दूसरा, अगर हम देखें तो लास्ट ईयर
करेंसी जो थी सबसे खराब परफॉर्मेंस वाली करेंसी थी। एशिया में देखें या वर्ल्ड में देखें, डॉलर डेप्रिशिएट किया लेकिन रूपी डॉलर के अगेंस्ट भी डेप्रिशिएट किया, और युआन के अगेंस्ट 15%, यूरो के अगेंस्ट 15% डेप्रिसिएशन हुआ। हमें लग रहा है करंट अकाउंट जो सबसे बेसिक फाउंडेशन है कोई भी करेंसी के लिए, और इन्फ्लेशन वो कंट्रोल में है। और लास्ट 15 साल में जो देश में बड़ी चेंज हुई है, 2008 में अगर आप जाओ तो जब कच्चे तेल का दाम 50-60 डॉलर से $150 हुआ, तो हम एक एक्सटर्नल क्राइसिस को देख रहे थे, बिकॉज हमारी इंटेंसिटी ऑफ कंजम्पशन बहुत ज्यादा थी, और हम 900 मिलियन बैरल्स इंपोर्ट कर रहे थे और $1 ट्रिलियन जीडीपी। आज हमारी जीडीपी $4.5 ट्रिलियन है और हम 1.5 बिलियन बैरल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो क्रूड कच्चे तेल का इंपोर्ट 60% से बढ़ा, जीडीपी 4 गुना से बढ़ा। तो पर इंटेंसिटी पर कैपिटा कच्चे तेल की कंजम्पशन में काफी गिरावट आई है, क्योंकि रिन्यूएबल, सोलर, विंड, सब चीज एनर्जी का कंजम्पशन टेक केयर कर लिया है। तो उसके कारण करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में है। खाली प्रॉब्लम कैपिटल अकाउंट का है, और लास्ट ईयर हमने देखा एफआईज ने $18 बिलियन का माल भेज दिया। नेट एफडीआई इंडिया में जीरो था, ग्रॉस लेवल पर करीबन $60-70 बिलियन था। तो ये साल हमें लग रहा है ये दोनों चीजें बदलनी चाहिए, और इसलिए बदलनी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं एआई का बबल चल रहा है यूएस में, वो कहीं ना कहीं पिक हो सकता है। यूएस मार्केट जो पूरा अगर विश्व का आप मार्केट देखो तो उसमें पीक आउट कर रहा है, उनका वेटेज 65 से 70% हो गया है, और टॉप 10 स्टॉक्स 40% के वेटेज पर बैठे हैं। ये सारे रिस्क के संकेत हैं। जब भी ये बबल फटा तो एफआईज वापस घूम के डाइवर्सिफाइड मार्केट्स और सेफर मार्केट्स लाइक इंडिया की तरफ आएंगे, जहां अर्निंग ग्रोथ है। तो मैं काफी होपफुल हूं कि इस साल एफआईज की वापसी वापस होनी चाहिए, और नेट एफडीआई जो ऑलमोस्ट जीरो था लास्ट ईयर, उसमें भी बेटरमेंट आपको दिखना चाहिए। तो रूपी स्टेबल होना चाहिए, बिटवीन हमारा ये व्यू है 88 to 90 के बीच में रूपी शुड बी देयर। तो वो एक सेकंड है। और थर्ड अगर मैं देखें तो आज एफपीआई की पोजीशनिंग जो है सबसे लाइटेस्ट इन मेनी मेनी डेकेड्स है, और इंडियन मार्केट ने लास्ट ईयर 2025 में इमर्जिंग मार्केट को करीबन 28% से अंडर परफॉर्म किया। ये 1994 के बाद की सबसे बड़ी अंडर परफॉर्मेंस है, और हिस्ट्री ये सजेस्ट करता है कि जब भी आप 15 से 25% से ज्यादा अंडर परफॉर्म करते हो तो नेक्स्ट ईयर आने वाला साल इंडिया के लिए बेहतरीन रहता है। तो होपफुली ये सारे डेटा को देख के मुझे लग रहा है कि अगर अर्निंग्स आई, मुनाफा कंपनियों का बढ़ा, और थोड़ा नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ में इन्फ्लेशन के कारण जो 8.5% है, अगर वो डबल डिजिट की तरफ गया, तो आई थिंक काफी चीजें टेक केयर हो जाएंगी। और रिस्क में अगर मैं बात करूं तो जियोपॉलिटिक्स सबसे बड़ा रिस्क है। आपने देखा लास्ट 5-6 दिन में वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है। वेनेजुला के प्रेसिडेंट को आप उठा के ले गए, हाई सीज पर आपने वेसल को वो कर लिया, लोग ईरान के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें एक रिस्क को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, इसलिए क्वालिटी से आपको दूर नहीं जाना चाहिए। कंपनियों में जिनमें आप निवेश करो, ये क्लियर देख लो, मैनेजमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये सब ठीक है ना। और मेरे हिसाब से राइट। ये बॉटम अप स्टॉक पिकिंग का साल वापस रहने वाला। बिल्कुल, बॉटम अप स्टॉक पिकिंग की बात आपने की पंकज जी, मैं समझ गया आपकी बात से, थोड़ा सहमत भी हूं, लेकिन एक चीज जो निवेशकों ने शायद गलती भी की शायद 2025 में, कि एक्सट्रापोलेट किया 2020 से 24 का मूव। कई ऐसे स्टॉक्स हैं, कई ऐसे आईपीओज हैं जहां पर हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स अब भारी लॉस में बैठे हैं, 40 से 50% के लॉस में बैठे हैं। उन्हें क्या करना चाहिए? क्या अपने लूजर्स को कट करें, थोड़ा सा पेन लेकर नए स्टॉक्स में आए, या होप करें कि उन्हीं स्टॉक्स में वापस उनका पैसा बनेगा? सो अनुज जी, हमने बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टडी की थी। हमने लास्ट 25 साल का आईपीओ मार्केट देखा, और मैं 1-2 दिन में ट्वीट भी करूंगा सारे डेटा पॉइंट्स को। अगर आप देखें तो आईपीओ मार्केट में नॉर्मली जब कंपनियां आती हैं, हमारा ये एक्सपीरियंस है कि उनका टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों इन्फ्लेटेड रहता है, और अगर आप उनका अंदाजा कैश फ्लो से लगा सकते, तो जितनी भी आईपीओ की कंपनी आती है अधिकतर, सबको तो नहीं जनरलाइज कर सकते, उनका कैश फ्लो खराब रहता है, लेकिन वो 1.5-2 साल आईपीओ के पहले से टॉप लाइन और बॉटम लाइन बेटर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको वैल्यूएशन ज्यादा चाहिए। और जितने भी आईपीओ आए इस साल लास्ट ईयर, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द आईपीओ रेड में है आज।
और जो लिस्टिंग गेन है 1 महीने के बाद वो करीबन 2-5% की है। सो लास्ट ईयर सबसे बड़ा सप्लाई हमने देखा पेपर का 1,90,000 करोड़ रेज़ हुआ, लेकिन परफॉर्मेंस ऑफ स्टॉक्स जो आईपीओ के थे वो काफ़ी खराब थे और जो भाव पर उन्होंने दे के गए हैं वो अच्छा नहीं था और लास्ट 25 साल का डेटा ये सजेस्ट करता है कि ऑलमोस्ट खाली 40% ऑफ आईपीओ जो लास्ट 25 साल में आए हैं, वो निफ्टी को खाली बीट कर पाए हैं और बाकी सब ने वेल्थ क्रिएट नहीं किया और खाली एक बहुत स्मॉल पोर्शन है जो 5 बैगर स्टॉक्स बने। तो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल ये जो आईपीओ का मार्केट है, इसमें खाली प्रीमियम देख के ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के ना जाए बिकॉज़ कहीं न कहीं वैल्यूएशन कंफर्ट कई सारे नाम में जो आ रहे थे लिस्टिंग में उनमें हमारा नहीं था। हमने ऑलमोस्ट 95-98% आईपीओस को पास किया बिकॉज़ वैल्यूएशन बहुत महँगे थे। यहाँ पर टेस्टेड कंपनियाँ, टेस्टेड प्रमोटर हिस्ट्री के साथ आपको सस्ते दाम पर मिल रही है तो ऐसा क्या फैंसी है? अनलेस आपको कोई अच्छे कंपनियाँ, अच्छी बिज़नेस मॉडल आपको देखने को मिले, जो आप ओन करना चाहते हो, उसके लिए थोड़ा आप एक्स्ट्रा भी पे कर दो तो ठीक है। तो आईपीओ मार्केट आई थिंक वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल कि गलतियां नहीं हो जाए वहां पर और वैल्यूएशन को नजरअंदाज आप मत करो इस मार्केट में। बहुत सही बात की आपने। खैर, और मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से। आईपीओस में मेरा भी यही व्यू रहा है पिछले कुछ समय से। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं पंकज जी, वापस लौटेंगे और बाकी बातों पर आपके साथ कॉन्वर्सेशन करेंगे। वेलकम बैक। चलिए, हम बात कर रहे हैं पंकज टिब्रेवाल से। उनसे आगे की कॉन्वर्सेशन आगे के टॉपिक्स पर कॉन्वर्सेशन करते हैं। पंकज जी, एक बड़ा सवाल जो उठकर आया इस बार के म्यूचुअल फंड डेटा में, एसआईपी तो इंटैक्ट है, एक्विटीज़ में इनफ्लो काफ़ी कम हुआ और गोल्ड ईटीएफ में इनफ्लो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है। 3,700 करोड़ से बढ़कर 11,600 करोड़ पर आया है। क्या ये क्लासिकल इंडिकेटर है कि इस साल गोल्ड अंडर परफॉर्म करेगा और एक्विटीज़ आउट परफॉर्म करेंगी? तो अनुज जी, अगर आप हमारे लास्ट 12 महीने के मंथली प्रेजेंटेशंस को देखो तो हम एक एलोकेशन गोल्ड और सिल्वर को बोल रहे थे, लेकिन हमें भी नहीं पता था कि इस साल इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन होगा 2025 में। बट अगर आप गोल्ड के साइकिल को देखो तो कहीं ना कहीं ये लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि गोल्ड में ड्रॉडाउन्स भी बहुत शार्प आते हैं। अगर आप देखो तो पास्ट इतने सारे 100 साल में काफी बार गोल्ड बढ़ा, लेकिन उनके बीच बीच में साइकिल्स में ड्रॉडाउन्स भी आए। हमें लग रहा है कि गोल्ड स्ट्रक्चरली रखना चाहिए बिकॉज जियोपॉलिटिकली लोगों का बिलीफ करेंसी से कम होता जा रहा है। लोगों का बिलीफ यूएस फिस्कल पर कम होता जा रहा है कि यूएस डॉलर रिजर्व करेंसी रहेगी कि नहीं रहेगी। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में गोल्ड का एलोकेशन, हार्ड एसेट्स का एलोकेशन जरूरी है आपके कोई भी क्लाइंट के पोर्टफोलियो में। बट ये जो अभी भेड़ चाल चली है, जहां पर मैं जितने भी लोगों से मिलता हूँ, रिटेल से, एचएनआई से, सब अपनी बैंकों के डिपॉजिट को तोड़ के गोल्ड और चांदी में, सोने और चांदी में डाल रहे हैं, वो एक थोड़ा डरने वाला सिचुएशन है। वो थोड़ा केयरफुल रहने वाला सिचुएशन है बिकॉज ये एक इंडिकेटर हमेशा आता है कि रीसेंसी बायस हमेशा मार्केट में रहती है। जैसे आपने कहा 2024 में मार्केट अच्छा था, उसको लोगों ने एक्सट्रपोलेट कर दिया 2025 में और आगे, और देखा आपने लास्ट ईयर किस तरह मार्केट ने रुलाया है। तो इस मतलब उतना ही आप खाएं जितना आप पचा सकते हो। तो ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर केयरफुल रहूंगा गोल्ड और चांदी को लेके। एंड कहीं भी एक आपको एक डेटा भी दे देता हूँ कि ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स का रीबैलेंसिंग होने वाला है अभी नेक्स्ट वीक से लेके 3-4 दिन के अंदर करीबन 8 से 10 बिलियन डॉलर की सेलिंग होगी। तो उसके अंदर मुझे लग रहा है कि वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल। बिल्कुल। चलिए, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एक और सवाल जो निवेशक इस साल पूछ रहे हैं कि आईटी में क्या करें, क्योंकि लार्ज कैप आईटी एक ऐसा सेक्टर था जिसने पिछले साल अंडर परफॉर्म किया। इस साल की शुरुआत काफ़ी वॉलेटाइल रही है। अभी ऑब्वियसली अर्निंग सीजन आएगा, लेकिन इस पर क्या व्यू रहेगा? तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से हमारा रुझाव आईटी की तरफ नेगेटिव नहीं। अ, हमें लग रहा है कि एआई को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी कंपनियां चाहिए, लोग चाहिए, और सर्विसेज गायब नहीं होने जाने वाली है। तो इसमें हमारा रुझाव मिड कैप आईटी की तरफ ज्यादा है जहां पर ग्रोथ है। लार्ज कैप भी वैल्यूएशन फ्रंट में देखें तो काफी रीजनेबल हो गए हैं और इस साल का कॉन्ट्रा कॉल एक आईटी बन सकता है।
बिकॉज लास्ट ईयर अगर आप देखो तो आईटी इंडेक्स नेगेटिव में था और कंपनियों में हाइजीन इशू कुछ भी नहीं है, बट ग्रोथ का ही खाली कंसर्न है जो हमें लगता है मिड सिंगल डिजिट लार्ज कैप में रहेगा और गिने चुने मिड कैप कंपनियों में डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ की संभावना है। तो हमारा रुझाव मिड कैप आईटी कंपनी की तरफ ज्यादा है कंपेयर टू लार्ज कैप। बट ओवरऑल अगर आप आईटी बास्केट देखें तो हम जितना लास्ट ईयर हम नेगेटिव थे और अंडरवेट अपने पोर्टफोलियो में चला रहे थे, वो आज के दिन नहीं है, और धीरे धीरे हर गिरावट में हम अपने आईटी वेट को न्यूट्रल की तरफ लेके जाए। ओके, इसके अलावा कौन सी थीम्स हैं जो इस साल आप इन्वेस्ट कर रहे हैं? अब देखिए, आपके साथ बात करने, आप एक बहुत स्टॉक पिकर हैं, लेकिन आप स्टॉक्स की बात नहीं करेंगे, तो कम से कम कुछ 2-4 मिनी थीम्स बता सकें जिससे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो आइडेंटिफाई कर सकें वहां पर स्टॉक्स। तो एक तो फाइनेंशियल्स एक कंसेंसस थीम है अनुज जी, राइट? कि बैंकिंग नेक्स्ट ईयर काफी अच्छा, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। ये साल एनबीएफसी का था और नेक्स्ट ईयर अगर मैं अर्निंग ग्रोथ देखता हूं तो 22 से 25% अर्निंग ग्रोथ बैंकिंग सेक्टर की आनी चाहिए, जिसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा और पीएसयूज फिर सेकंड आएंगे और एनबीएफसी इन लाइन विद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स रहेंगे। तो ये कंसेंसस ट्रेड है। बट जिस तरह लास्ट ईयर हमारा एक कॉन्ट्रा कॉल था मेटल्स पर और ये काफी हद तक अच्छा चला, इस साल हमें 2-3 सेक्टर लग रहे हैं जहां पर हमें लग रहा है कि कॉन्ट्रा पोजीशन सीखनी चाहिए। एक पूरा कंज्यूमर और होम बिल्डिंग सेगमेंट है, जहां पर लास्ट ईयर वेदर के कारण, डिमांड सबड्यूड होने के कारण काफी मार पड़ी और मार्जिन घटे कंपनियों के। हमें लग रहा है कि अगर इस साल वेदर थोड़ा भी सपोर्टिव रह गया और ये जो एनर्जी चेंजेस हुए हैं सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों में, तो ग्रोथ काफी अच्छा आना चाहिए और ग्रोथ आया तो मार्जिन भी आपके जो बिलो नॉर्मल है वो बेटर दिखना चाहिए और अर्निंग्स ग्रोथ काफी अच्छी रहनी चाहिए। सेकंड, अगर हम पूरा होम बिल्डिंग प्रोडक्ट्स देखते हैं जहां पर प्लाईवुड, टाइल्स, ये सारे चीजें आ जाती हैं, उनमें हमें लग रहा है कि रियल एस्टेट साइकिल का एक लैग इम्पैक्ट आता है। तो जैसे जैसे अब लास्ट 2-3 साल से रियल एस्टेट साइकिल चली, अब प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी आने की काम पड़ रही है, तो आपको प्लाईवुड भी चाहिए, आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल भी चाहिए, आपको टाइल्स भी चाहिए, तो वहां पर हमें डिमांड लग रहा है कि इस साल ठीक होना चाहिए और मार्जिन जो कंपनियों के बेस हैं वो अपने फेवर में। तो ये एक कॉन्ट्रा थॉट है कंज्यूमर ड्यूरेबल और होम बिल्डिंग। सेकंड, अगर मैं देखूं तो केमिकल्स एक कॉन्ट्रा थॉट है कि यहाँ पर भी मार्जिन बिलो द लास्ट 4 साल 5 साल के एवरेज के नीचे है। और ये क्यों? बिकॉज चाइना ने बहुत अग्रेसिवली इंडियन मार्केट्स में केमिकल्स, जो बल्क केमिकल्स है, उनमें डंप किया है। हमें लग रहा है चाइना के अंदर बड़ा चेंज है कि वो एक्सेस कैपेसिटीज को क्लोज डाउन करना चाह रहे हैं और डिफ्लेशन को फाइट कर रहे हैं। जस्ट आपके व्यूअर्स को बता दूं, 2022 के यूक्रेन वॉर के बाद अगर कोई एक बड़ी कंट्री विश्व में जो डिफ्लेशन में है वो है चाइना, लास्ट 4 साल से। और वो उसके कंज्यूमर डिमांड एंड ओवरऑल को सबको प्रॉब्लम किए हुए हैं। अब चाइनीज गवर्नमेंट का जुलाई से उनका रुझाव ये था कि हमें अग्रेसिवली प्रोडक्शन शटडाउन करना चाहिए, प्राइसिंग पर फाइट नहीं करनी चाहिए, और उसका फायदा हमें लग रहा है आने वाले साल में केमिकल्स में इंडिया में आपको दिखेगा। कई सारी केमिकल कंपनी जिनमें प्राइसिंग प्रेशर थी वो कहीं ना कहीं अबेट होनी चाहिए। तो ये दो सेक्टर एकदम कॉन्ट्रा थॉट है। मेटल्स को आज भी हम होल्ड करके रखेंगे क्योंकि हमें लगता है ये मेटल्स कमोडिटीज हैज बिकम अ टूल फॉर जियोपॉलिटिक्स नेगोशिएशन। आज चाइना के पास सबसे बड़ा रिजर्व है और वो यूएस को तभी नीचे ला सकता है अगर वो ठीक से अपने रिसोर्सेज को यूज करे। तो हमें लग रहा है कमोडिटीज में बारिंग वोलेटिलिटी ऊपर नीचे हो, बट ओवरऑल हमें लगता है कि कमोडिटीज को एक पोर्टफोलियो का पार्ट होना जरूरी है। तो और प्लस ऑटो एंसिलरी हमें लग रहा है कि काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और वो पर्टिकुलर ऑटो एंसिलरी जो ऑटो के साथ नॉन ऑटो में भी पिवट कर रहे हैं, और कई सारी कंपनियों में वो रुझान हमें दिख रहा है। और नेक्स्ट 3-5 साल के स्ट्रक्चरल थीम से हमें प्रिसिशन इंजीनियरिंग एज अ थॉट काफी अच्छा लग रहा है। ओके, प्रिसीजन इंजीनियरिंग स्टॉक्स पे ध्यान रखेंगे। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, एक सेक्टर जहां बहुत ब्रूटल करेक्शन रही 2025 में, स्टॉक्स आधे हो गए, वो थी ईएमएस स्पेस। आप यहां पर अब स्टॉक्स को बाय कर रहे हैं या अभी अवॉइड करेंगे? तो अनुज जी, मैं 2 साल से यही बोल रहा हूँ ईएमएस को लेके कि उन्हीं कंपनियों में निवेश करो जहां कैश फ्लो कन्वर्जन है। एंड कई सारी कंपनियां 30,000 40,000 करोड़ मार्केट कैप, मार्केट एक्साइटेड था क्योंकि उनका पैट और रेवेन्यू बढ़ रहा था। बट अगर मैं 4 साल की क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो निकालता हूं तो वो जीरो है या नेगेटिव है।
तो ये कंपनियां हर 6-8 महीने बाद आपसे कैपिटल रेज करने आएंगी और आपके वैल्यू को क्रिएट नहीं होने देंगी। तो स्ट्रक्चरली थीमेटिकली ठीक है, बट इसमें आपको बॉटम अप जाके उनमें 1-2 ही कंपनियां हैं जो हमें पसंद है, जिन्होंने अपने आईपीओ के बाद कैपिटल रेज नहीं किया है और वही एक छोटे से 70 करोड़ के कैपिटल रेज से आज उन्होंने बिजनेस को 10 गुना कर दिया है। तो ऐसी 2-3 कंपनियां हमें अच्छी लगती हैं ईएमएस स्पेस में, तो वन हैज टू बी वेरी चूजी, लेकिन ये नैरेटिव बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए बिकॉज प्राइस जो आप पे कर रहे हो और कैश फ्लो नहीं है उस कंपनी में, तो वो फाइनली वैल्यू डिस्ट्रॉय करेगी, वो वैल्यू क्रिएट नहीं करेगी। तो ओवरऑल रुझाव पॉजिटिव है, लेकिन उनमें बॉटम अप पिकिंग करके राइट कंपनियां लेना बहुत जरूरी है, अदरवाइज नहीं तो आप फंस जाओगे। ऑलराइट, चलिए पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। इस साल के लिए आपको ऑल बेस्ट। थैंक यू, सेम टू यू अनुज। चलिए, सीएनबीसी आवाज़ म्यूचुअल फंड शो में आज के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ।